हाई टू ऑल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे 23 सितंबर की सेकंड शिफ्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए वीडियो पॉज करो, खुद ट्राई करो एंड देन लुक फॉर द सॉल्यूशन। शुरू करते हैं हम सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, sin a minus cos a is √3 minus √2 by 2. What is the value of sin a into cos a? अब sin a minus cos a की वैल्यू आपको दी गई है, कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin a into cos a, ये पूछा जा रहा है। अब अगर मैं यहां से देखूं, मुझे sin a cos a चाहिए, मुझे क्लिक करना चाहिए, जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो sin a cos a आएगा। सो बेस्ट इज स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर दूं तो ये क्या बनेगा, sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर वो 1 आ जाए, -2 sin a cos a, और इसका स्क्वायर क्या बनेगा, न्यूमरेटर में a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab अपॉन 4। सो यहां से अगर मैं 2 sin a cos a की वैल्यू निकालूं, सो 2 sin a cos a ये इधर आएगा, तो ये जब इधर आएगा 1 माइनस 5 माइनस 2√6 बाय 4। नाउ यहां से अगर हम देखें, सो 2 sin a cos a इज इक्वल टू व्हाट, अब जब एलसीएम लोगे यहां पर 4 माइनस 5 इज -1, सो 2√6 -1। यहां से sin a cos a की वैल्यू 2√6 -1 अपॉन 8। आंसर इज सी ऑप्शन, आंसर इज सी ऑप्शन। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मोटर बोट whose speed is 15 km per hour in still water goes 15 km downstream and comes back in a total of 7 hours 30 minutes. What is the speed of stream in kilometer per hour? कह रहे एक बोट है जो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही, 50 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है और वापस आती है 7.5 घंटे। अब आपको दिया ये हुआ है कि जो बोट की स्पीड है वो है 15 किलोमीटर पर, 50 किलोमीटर बोट गई है डाउनस्ट्रीम और 50 किलोमीटर वापस आई है 7.5 घंटे। धारा की चाल बतानी, स्ट्रीम की स्पीड बतानी। देखो जब वो 50 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गई होगी तो डिस्टेंस 50, स्पीड b प्लस एस, सो 15 प्लस एस। जब वापस आई होगी तो 50 अपॉन 15 माइनस एस इज इक्वल टू दिया हुआ है 7.5 घंटे। 7.5 घंटे होता है 15/2, 15/2। अब एक तरीका तो है, पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी इक्वेशन। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 100, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 100 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे 50। मैं अगर एग्जामिनेशन हॉल में होता तो मैं यहां पर ऑप्शंस को चेक करता, पहले ऐसी ऑप्शन ढूंढता जहां पर 15 प्लस एस 100 से पूरा डिवाइड हो जाए। 9 को नहीं ट्राई करूंगा, 11 को नहीं ट्राई करूंगा, 7 को नहीं, स्टार्ट ही 5 से करूंगा। सो 5 रखता हूँ, 15 प्लस 5 20, 100/20 इज 5, 100/10 इज 10। ये मैच कर गया, जब मैच ही कर गया तो यही आंसर है। तो एक तरीका है ऑप्शन, एक तरीका है ऑप्शन, जैसे मैंने अभी आपको कहा। दूसरा होता आप इक्वेशन बनाते, आप एलसीएम लेते, इक्वेशन बनाते और सॉल्व करते। बट ज्यादा बेटर तरीका कौन सा है, फर्स्ट तरीका। सो ऑप्शन से करना ज्यादा बेटर है इस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते। द मार्क प्राइस ऑफ 55 आइटम्स वाज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 99 आइटम्स। 55 आर्टिकल्स का मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य 99 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर। फिर वो बोल रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 56 आइटम्स इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस ऑफ 35 आइटम्स। ये हमें दिया गया, ये हमें दिया हुआ। अब यहां से प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताना, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताना। अब अगर मैं इसको देखो, यहां एमपी है, यहां सीपी है, यहां एसपी और यहां एमपी, अगर मैं दोनों जगह के एमपी को सेम करता हूं, क्योंकि मुझे प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताने के लिए सीपी और एसपी में रिलेशन चाहिए। अब देखो यहाँ 55 है और यहाँ 35 है। अगर मुझे इसे सेम करना है, 55 और 35, 5 तो कॉमन है दोनों में, यहाँ 11 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, तो इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 11 से। जब आप ऐसा करोगे तो जितना एमपी यहाँ बना उतना ही एमपी यहाँ बनेगा। तो बस अब सीपी और एसपी वाले पार्ट को इक्वेट करना, तो ये वाला पार्ट इज इक्वल टू ये वाला पार्ट। सो आई कैन से दैट 99 सीपी इंटू 7 इज इक्वल टू 56 एसपी इंटू 11। अब ये आपस में बराबर है, तो ये 11 से यहाँ कटा 9, ये 7 से यहाँ कटा 8, सो 9 सीपी इज इक्वल टू 8 एसपी। तो सीपी और एसपी की रेशो आ जाएगी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की रेशो आ गई, वैल्यूज इंटरचेंज हो जाती है, ये 8 ये 9। सो 8 वाली चीज 9 की बेची, एक का प्रॉफिट 8 के रेस्पेक्ट,
यानी कि 12.5% प्रॉफिट, 12.5% का लाभ। आंसर इज सी ऑप्शन। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स पी रिसीव्ड 42% ऑफ द वैलिड वोट्स। बोला गया एक इलेक्शन में पी को मिला 42% वैलिड वोट्स का। अब आपको समझना ये है, अगर पी को वैलिड वोट्स का 42% मिला है तो क्यू को वैलिड वोट्स का 58% मिला हो। अब बोला गया क्यू जीत गया इलेक्शन, 45,360 वोटों से जीत गया। 20% लोगों ने वोट ही नहीं डाले थे और 10% वोट इनवैलिड थे। तो टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स कितने? अगर मैं मान लूं कि टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स x है, तो सबसे पहले तो 20% ने वोट ही नहीं डाला, तो वोट कितनों ने डाला? 80%। जिन्होंने वोट डाला उसमें से 10% इनवैलिड, तो वैलिड कितने थे? 90%। अब ये जो वैल्यू आई है ये वैलिड वोट्स की आई है, और Q को P से 16% ज्यादा वैलिड वोट्स मिले, जिसकी वैल्यू दी गई है कितनी? 45,360। अब मुझे ये सॉल्व करना, अगर मैं इसे 20 से कैंसिल करता हूं, ये 4 ये 5। अब अगर मैं यहां पर बात करूं, मान लो 1 0 1 0 यहीं से काट दी, ठीक है, यहां से काट दी। अब अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए, मुझे x की वैल्यू चाहिए, बेसिकली देखो अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो क्या आएगी x की वैल्यू? देखो मैं और एक बारी कैंसिल करता हूं, जो कैंसिल आउट ऊपर है, ये 4 से यहाँ कैंसिल करोगे, यहाँ 25, 4 के टेबल में ये कैंसिल करोगे, ये 4, 4 के टेबल में ये 25, ये आ गया। अब यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, 4 और 9 है यहाँ पर। अगर आप कैंसिल करना चाहते हो तो यहाँ कैंसिल भी कर सकते हैं। मान लो मैं इसे 4 से कैंसिल करता हूँ, 4 1 ज़ा 4, 1 1 3 13, 12 4। 9 से भी कैंसिल कर दो, 9 एकम 9, 2 23, 2 5 56। तो बस अब x की वैल्यू 126 इंटू 5 इंटू 25 इंटू 25। सो ये कुछ वैल्यू है। अब देखो पहली बात, अगर मेरे एग्जाम में एक क्वेश्चन होता, मैं देखता 126 के पास एक ही 2 है, ये नंबर है 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 7 की पावर 1, एक ही 2 है। जब एक ही 2 है तो एक ही 0 बनेगी, तो एक ही 0 होनी चाहिए। ये गलत, ये गलत, ये गलत। आंसर पक्का ये ऑप्शन, आंसर पक्का ये ऑप्शन। नहीं तो सॉल्व कर सकते हो, अब मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, मल्टीप्लाई करके भी आना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपसे मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रही, मल्टीप्लीकेशन भी आनी चाहिए। देखो मैं मल्टीप्लाई अगर करके देखूं एक बारी, सो पहला तो मैंने आपको ये तरीका बताया, फर्स्ट तो मैंने ऑप्शन की मदद ली, ठीक है। सेकंड तरीका देखो, जब मल्टीप्लाई करना, 126 इंटू 5 630, 25 इंटू 25 625, यही तो नंबर, यही तो नंबर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, 630 इंटू 625। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो मैं खाली 63 से कर रहा हूँ क्योंकि 0 तो लास्ट में आ ही जाएगा, तो 3 इंटू 5 15 का 5, एक कैरी 7 और 30, 37 का 7 3 कैरी, 21 और 12 33 3 कैरी, 39 का 9 3 कैरी। सो ये आ गया और एक 0। अब ये मैंने कैसे मल्टीप्लाई करा? ये होता है क्रिस क्रॉस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जल्दी हमारा कैलकुलेशन टेक्निक्स का कोर्स भी आएगा, वहां पर सारी कैलकुलेशन टेक्निक्स आपको सिखाई जाएंगी। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। AB इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। वो कह रहा है AB एक कॉर्ड है सर्कल की। मान लो ये पॉइंट A है, इसको मैंने मार्क कर दिया B। सो ये हमारी कॉर्ड है सर्कल की। अ लाइन DOC ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट, ये है पॉइंट D, ठीक है। बोला जा रहा है एक लाइन है, वो D से ओरिजिनेट करी ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इन द मेजर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट। अब D कोई पॉइंट है मेजर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट था, ये मेजर सेगमेंट। अब DOC लाइन है, बोला गया वो AB को C पर बढ़ाने में मिलती। तो बेसिकली AB कॉर्ड दी गई है, DOC एक लाइन है, O सेंटर है, AB को बढ़ाया, DOC को देखा, ये पॉइंट C पे मिल। अब यहां पर बोला गया OD इज इक्वल टू समथिंग, ये कुछ मिस, अच्छा ये यहाँ पे ठीक लगा है, कुछ डाटा यहाँ पर मिस हो गया, सच दैट यहाँ पर होना चाहिए सच दैट BC इज इक्वल टू OD, BC और OD बराबर। सो BC और OD ये डाटा आपको दिया हुआ, BC और OD आपस में बराबर, ये आपको दिया गया था। अब कह रहा है एंगल BCO ये वाला एंगल दिया हुआ 30 डिग्री। कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AOD एंगल की बात कर, ये वाले एंगल की बात कर। अब समझते हैं कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले आप देखो, ये एंगल आपको दिया हुआ 30 और ये जो BC है ये आपको OD के बराबर, रेडियस, तो ये भी रेडियस है। अच्छा अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूँ, ये भी रेडियस है। अब आप इस ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल OBC, ये रेडियस है, इसके ऑपोजिट 30, तो इसके ऑपोजिट भी ये 30 होगा।
अगर ये 30 है 30 है तो ये एक्सटीरियर एंगल 60। अब ये देखो आप, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसके ऑपोजिट 60 है तो इसके ऑपोजिट भी 60 हो। अब ये 60 60 तो ये वाला एंगल भी 60, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का टोटल 180। अब ये 30 ये 60 ये वाला एंगल, सो 30 प्लस 60 प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180। सो एंगल AOD की वैल्यू जो है दैट इज 90 डिग्री। कितना आसान सवाल था, कितना आसान सवाल था। See the next question. A mango juice is made by mixing water and mango concentrate. अभी मैंगो कंसेंट्रेट क्या, आपने देखा होगा जब आप कभी किसी जूस वाले पे जूस पीने जाते हो, अब आपने देखा होगा मैंगो पूरे साल नहीं आते बट मैंगो जूस पूरे साल मिलता है। तो उन्होंने एक कॉन्सेंट्रेट बना रखा होता है मैंगो का, वो मिक्स करते हैं। कह रहा है तो वो क्या करता है, वो पानी मिक्स करता है, वाटर और मैंगो कंसेंट्रेट मिक्स करता है। जब भी वो मैंगो जूस बनाता है तो बोल रहा है मैंगो जूस बनाने के लिए वो पानी को मिक्स करता है 9 यूनिट और मैंगो कंसेंट्रेट यूज करता है 7 यूनिट, ये यूज करता है। कह रहे x लीटर पानी और 3x लीटर मैंगो कंसेंट्रेट ऐड करा गया 160 लीटर मैंगो जूस में। कह रहा है ये 160 लीटर लिया गया। अब देखो अगर ये 160 लीटर है जो कि 9 और 7 की रेश में, तो ये पक्का 90 होगा और ये 70 होगा। सो हमारे पास 90 लीटर पानी था, 70 लीटर मैंगो कंसेंट्रेट था, उसमें x लीटर पानी और डाला गया, 3x लीटर मैंगो कंसेंट्रेट और डाला गया, और फाइनली जो रेश हो गई 13:14। फाइनल जो रेश हो गई 13:14। सो 90 प्लस x डिवाइडेड बाय 70 प्लस 3x इज इक्वल टू 13/14। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, सॉल्व करिए। सो दिस इज 1260 प्लस 14x इज इक्वल टू 910 प्लस 39x। आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू निकालोगे। करते हैं एक बार, इस 14x को अगर उधर ले जाएं 25x इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा 350, तो x की वैल्यू आ गई 14, x की वैल्यू आ गई 14। अब क्वेश्चन था मैंगो जूस की नई क्वांटिटी के, पहले 160 लीटर था और आपने 4x ऐड करा, तो 4 × 14 तो क्या गया 216 लीटर्स, 216 लीटर्स। तो इसका जो आंसर है दैट इज डी ऑप्शन। आंसर जो है डी ऑप्शन, आंसर जो है डी ऑप्शन। बट अब मैं आपको इसकी एक बहुत स्मार्ट अप्रोच बताता हूं जिसको हम बोलते हैं, ये तो पहली अप्रोच हो गई डिटेल्ड अप्रोच। सेकंड है ऑप्शन से। जब उसने आपको बोला कि फाइनल रेशो ही 13-14 है, 13-14, भाई नया रेशो 13-14, यानी कि 13 यूनिट अगर वाटर है, 14 यूनिट मैंगो कंसेंट्रेट है, टोटल कितना हो गया 27 यूनिट। सो आंसर 27 के टेबल का होना चाहिए। ये 27 के टेबल का नहीं है, 27 के टेबल का नहीं है, ये भी 27 के टेबल का नहीं, एक ही ऑप्शन। सो वही आंसर है। सो आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, ऑप्शन से क्वेश्चन बहुत इजी बन जाता। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर बात करी जाए, 3 पाइप्स हैं PQR जो टैंक को भरने में 4 घंटे का टाइम लेती है। PQR तीनों मिलकर टैंक को 4 घंटे में भरते, 4 घंटे में फिल करते। तीनों पाइप को एक साथ खोला गया, 3 घंटे बाद P को बंद कर दिया गया, यानी कि तीनों पाइप को एक साथ खोला गया था। जब तीनों पाइप को एक साथ खोला गया, 3 घंटे बाद P को बंद कर दिया, यानी कि 1 घंटे का काम बचा था PQR का। 3 घंटे तक तो उन्होंने काम करा, बोला गया 1 घंटे का जो काम PQR का बचा था उसको Q और R को करने में 2 घंटे लग गए, Q और R को करने में 2 घंटे लगे। तो यहां से मैं बोल सकता हूं P वही काम करता है जो Q और R करते हैं, यानी कि P वही काम करता है जो Q और R करते हैं, क्योंकि ये Q R उधर जाएगा। सो P की वैल्यू Q प्लस R के बराबर। बेसिकली आप बोल सकते हो जो 1 घंटे का काम बचा था, अगर P Q R मिलकर करते, मान लो Q और R 1 यूनिट है और P अकेला है, P Q R मिलकर कर रहे थे तो 1 घंटे में हो रहा था, जब Q R कर रहे हैं तो 2 घंटे लग रहे हैं, यानी कि Q R ने 1 घंटे में वही काम करा, बेसिकली 2 घंटे में वही काम करा जो P Q R मिलकर 1 घंटे में करते, यानी कि Q और R की स्पीड और P की स्पीड बराबर है। सो P जो है Q और R के बराबर काम कर। सो अब क्वेश्चन है P अकेला उस काम को कितना टाइम में करे, तीनों मिलकर 4 घंटे में करें, तो P अकेला कितने घंटे में करेगा, भाई तीनों मिलकर 4 घंटे में करें, Q और R की स्पीड वही है जो P की है, तो P अकेला उसे 8 घंटे में करे। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आंसर इज ए ऑप्शन। आई होप आपको सेशन में मजा आ रहा होगा, कम टाइम में आप क्वालिटी क्वेश्चन सीख रहे होगे, और प्लीज सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो नहीं करा है तो, और प्लीज और ग्रुप्स में शेयर जरूर कर दो। सो थैंक यू टू ऑल।